देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार साहर ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ मेज़बान हैं कामरान चावला साहब, मेरे टीम मेंबर, और आज मेहमानों की सफ़ में जो शामिल हैं वो हैं मिर्ज़ा आसिफ़ एजाज़। आप मिशन इमाम ज़माना ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है सायरा सलमान। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ मेरी बहन उज़मा नोमान है, आप नात खां हैं। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्रामों में इस बात की वजाहत करते आए हैं कि हम अपनी इस सहरी ट्रांसमिशन में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों को मदऊ करते हैं ताकि हम ज़िंदगी के हर शोबे के मामलात को और जो मसाइल हैं उनको भी उजागर कर सकें, उन पे भी बात कर सकें। कामरान चावला साहब, एक तो हमारी वो जो एहसास ट्रांसमिशन चल रही है उस पे हमारे साथ लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, और आपकी ट्रांसमिशन देख के लोग जो हमें नहीं जानते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज आसिफ भाई आपसे करते हैं। जी जरूर। मिशन इमाम ज़माना ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी ने कहा कि आदमियत का शऊर जब तक बेदार नहीं हो रहा है तब तक ये सारे मामलात हैं, फिर हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक। तो आप ये जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का हवाला है, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह से आप अनवार शहर के उन्वान से बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आपके व्यूवर्स में शामिल हैं। मैं ख़ुद भी करम है बाकायदगी के साथ जो है वो आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हालांकि हर चैनल पे जो है वो शहरी की नशरियात चल रही होती हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे आपकी नशरियात देखता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। और मैं समझता हूँ आसिफ एजाज साहब कि वो जो हमारे चैनल के 21 न्यूज़ ने हम पर एतमाद किया, मैं ख़ास तौर पर एक बार फिर, मैं मुतादिद प्रोग्रामों में ज़िक्र कर चुका हूँ, मैं एक दफ़ा फिर अपने मालिकान का ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगा कि 21 के गुफ़रान भाई का बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, फ़ुरक़ान भाई का बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, मेरे बड़े भाई एहसान भाई की बहुत मोहब्बत मेरे साथ, बहुत शुक्रिया कि आपके एतमाद की बदौलत आज हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर आपका एतमाद रहा तो हम आइंदा भी बहुत कुछ अच्छा करेंगे। जो इस वक्त इंतज़ामिया में मेरे भाई बैठते हैं, फैसल भाई हैं, वसीम भाई हैं, असद हैं, हसनैन हैं, रूफ़ी भाई हैं, माद हैं, उमैर हैं, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत दिल लगा के हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह जो है वो इसमें बरकत डालेगा। जी आगा। इंशाअल्लाह ताला यकीनन जो है वो आपकी काविशें जो है वो बारगाह इलाही में भी कबूल होंगी, और मालिकान भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो यकीनन जो है रमज़ान के बाद भी जो है वो आप एक अच्छी टीम के साथ कोई अच्छा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि मिशन इमाम ज़माना के क्या अगराज़ व मकासद हैं, वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो फ़िलहाल हम जो है वो कराची के मज़ाफ़ात में काम कर रहे हैं, जहाँ पे मसाजिद बहुत ख़स्ता हालत में हैं तो हम उनको रेनोवेट कर देते हैं। अगर किसी के पास प्लॉट है तो हम मस्जिद की तामीर कर देते हैं। उसके बाद भी हमारे जो है ना वो काम ख़त्म नहीं होता, तो मस्जिद के में जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, जिसको जो भी चीज़ चाहिए होती है हम उसको कोशिश करते हैं उसको प्रोवाइड करें। मस्जिद की सफ़ों से लेकर और जो है वो मस्जिद की मुकम्मल तामीर तक ये हमारे जो है वो काम में जो है वो शामिल है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला से आपने एक तरह से तिजारत की हुई है, आप उसका घर बनाते हैं, तो यकीनन ये तो एक ऐसी सआदत है जो मतलब बहुत कम लोगों को नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम सायरा सलमान आपकी तरफ आते हैं।
یہ بھی ایک سوشل ہی حوالہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ دین کو ساتھ لے کر چلیں اور سارے معاملات کو جو ہے وہ خلق خدا کی بہتری کے لیے کام کریں. یقیناً اگر ایک مسجد چھوٹے ایسے ایریا میں ہے اور دوسری مسجد دور ہے تو اگر اسی ایریا میں مسجد بن جائے گی تو وہاں کے نمازی اس سے فیض یاب ہو سکیں گے. تو وہ جو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے کی خاص طور پہ آپ کا حوالہ بنتا ہے, کیسے کام کرتی ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں, کیا آپ کے طریقہ کار بہت ہوتے ہیں؟ شکریہ منصور. اور سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد اپنے پروگرام کے لیے, خاص طور پہ جو آپ کا احساس ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں, دوسروں کے لیے. یہ نیکی کا مہینہ ہے اور ظاہر سی بات ہے اس میں نیکیاں کمانے کی تو سب کو ضرورت ہے, ہوس ہے ہمیں ہوس 70 نیکیاں کمانے کی, تو اس لیے ہم نے ہمارے ساتھ کامران چاولہ صاحب ہیں, امجد قریشی ہیں اور بہت سارے دوست ہیں, عمران بھائی ہیں ہمارے ساتھ, بہت سارے دوست ہیں. اور جہاں تک ویمن امپاورمنٹ کا تعلق ہے, دیکھیں ایک معاشرہ جو ہے نا وہ مرد عورت دونوں سے چلتا ہے, اور گھر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک اکائی ہے آپ کے معاشرے کی, ٹھیک ہے نا. اگر جس گھر میں عورت کی میں حکمرانی نہیں کہوں گی لیکن اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ وہ اپنے گھر کو رن کر سکتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ اگر وہ مشکل وقت میں ہے یا جو بھی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز دونوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا ہے نا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. اگر اس میں کوئی پرابلم ہے اس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے. سیم ایز اٹ از ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہر معاشرے میں یہ موجود ہے چیزیں, اپس اینڈ ڈاؤن سب طرف ہوتے ہیں. تو جب حالات ایسے ہوں اور آپ ماشاءاللہ گھر میں عورت پڑھی لکھی ہو اور اپنے شوہر کا ساتھ دے سکتی ہو تو میں کہتی ہوں ضرور دینا چاہیے, آگے آنا چاہیے. میں آغا آپ کی اجازت سے میرے ذہن میں ایک لائن ڈرا ہوتی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی سب سے اولین آواز جو ہے, جو پہلی ہمیں سنائی دیتی ہے, وہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ کا حوالہ ہے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا حوالہ ہے کہ سلام اللہ علیہ, آپ مطلب پہلی خاتون ہیں جو کنیزیں خریدتی ہیں اور آزاد کرتی ہیں. جی بالکل, یہیں سے جڑتی ہے بات. کاروبار کے حوالے سے بھی اس کے بعد جب خاتون جنت پر آتے ہیں تو ہر جگہ پر آپ مولائے کائنات کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہر محاذ پر آپ نے ساتھ دیا ہے. تو یہ تو بڑے مطلب اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے سیکھ سکتے ہیں. بالکل بے شک, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے چونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا حوالے دیا تو میں بہت زیادہ آپ کا پہلے شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو 10 رمضان کو بی بی خدیجہ کو اور وہ جو ہماری جو خاتون آئی تھی ماشاءاللہ سے, معصومہ شیرازی صاحبہ کیا گفتگو کی تھی انہوں نے, وہ میں نے پورا پروگرام جو ہے وہ دیکھا اور بہت خوبصورت گفتگو تھی. کیا انہوں نے جو ہے نا وہ خطاب کیا تھا. ظاہری بات ہے کہ میں اتنا تو علم نہیں رکھتا لیکن بہرحال آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو وومن امپاورمنٹ کا جو حوالہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے شروع کیا تھا تو آغاز وہیں سے ہے, اور اسی کے آج جو بھی خواتین جو ہے وہ کام کر رہی ہیں وہ سب انہی کا پرتو ہیں, انہی کے سائے میں جو ہے وہ سارا چل رہا ہے, انہی کی گائیڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ سارا نظام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کا حوالہ ہے میڈم سائرہ, اور جو ان کی دینی زندگی ہے, جو ایک ازدواجی حوالے, مطلب وہ ہر جگہ جو ہیں وہ مشعل راہ ہیں, وہ ساتھ کھڑی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. جی بالکل, اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی خواتین اس دور میں بھی, کیونکہ یہ دور دیکھیں مطلب ایک بندے کے کمانے سے اور گھر چلانے سے لے کر بچوں کی تربیت سے لے کر ہر چیز دونوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر خواتین کا میرا یہ ہے کہ اگر وہ ساتھ آتی ہیں, ساتھ آگے بڑھتی ہیں, اپنی پڑھائی کو ڈیفینیٹلی جو انہوں نے حاصل کی ہے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی لائن میں, اور اگر وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے کے آگے بڑھ سکتی ہیں, لائف آگے کر سکتی ہیں, شور بالکل کریں, بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کانفلکٹ پیدا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھر میں آپ مختلف چیزیں مختلف تنازعات اسٹارٹ ہوں. اس سے بہتر ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور آگے بڑھیں, لائف آگے بڑھیں. بالکل بالکل, اور یہی حوالہ ہے, یہاں کہیں تخصیص نہیں ہے اور بالکل کام کرنا چاہیے. میری بہن عظمہ نعمان, آپ کا بنیادی حوالہ نعت کا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے. کچھ کیا پیش کریں گی؟
بہت ہی خوبصورت و پیارا مہینہ رمضان المبارک کا، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہر وقت ہر لمحہ بھیجنا چاہیے. تو انہی کی خدمت میں آپ سب کی نظر کرتی ہوں کلام. پیر نصیر الدین شاہ کا یہ کلام ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. سبحان اللہ، سلامت رہو میری بہن. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ. یہی حوالہ ہے آغا کہ اس گھرانے کا جب ذکر آ جائے تو پھر آپ، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ کی روح کبھی بے چین جو ہوتی ہے نا، وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ کرۂ ارض کی باسی نہیں ہے، یہ بھیجی گئی ہے نا. جہاں تو جب اہل بیت کا ذکر آ جائے تو وہ روح کو ایک خاص تسکین ملتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق وہیں سے جڑا ہوا ہے. بے شک جنت کے سرداروں سے، خاتون جنت سے، جنت کے مالک سے. بے شک. تو یہ آپ جب اپنے مشن پہ نکلتے ہیں، کام پہ نکلتے ہیں، کیسی فیلنگز ہوتی ہیں؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کہاں کہاں کام پھیلا ہوا ہے؟ تھوڑی سی اور وضاحت چاہوں گا. جی، ہماری ایک پوری ٹیم ہے، اور جو ہے وہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ابھی ہم صرف کراچی کے مضافات میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو گوٹ ہیں جہاں پہ وسائل نہیں ہیں اتنے زیادہ لوگوں کے پاس، اور ان کو جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے ایک مسجد کی، تو ہم جو ہے وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو ان کی ریکوائرمنٹ پہ ہم جو کام کرتے ہیں. ابھی ہماری ٹیم جو ہے وہ تقریباً کوئی 10 لوگوں پہ مشتمل ہے، اور ابھی ہم صرف کراچی کے مضافات میں کام کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے انشاءاللہ تعالی کام بڑھے گا، آگے لوگ ہمیں اپروچ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو پہلے سندھ کے لیول پہ لے کے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کام کریں گے. ابھی تو کراچی میں اتنے مسائل ہیں گے اور اتنے لوگوں کے پاس جو بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں. تو کراچی اتنا بڑا ہے، ہب ہے پورا، تو ابھی تو اس میں ہی کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہم یہاں پہ اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے کہ ہم کراچی میں کام کر چکے ہیں اور اب ضرورت نہیں ہے. ویسے تو جہاں سے بھی ہمیں جو ہے وہ اپروچ کریں گے لوگ، ہمیں اپلیکیشن دیں گے،
तो हम वहाँ पे जाके करेंगे। अंदरूनी सिंध भी जो है हमें विज़िट करते रहते हैं, लेकिन जो है अभी जो मिशन इमाम ज़माना ऑर्गेनाइजेशन ने फोकस किया वो अभी फ़िलहाल कराची के मज़ाफ़ात में किया हुआ है। अच्छा, कराची में क्या जो मसाइल हैं, अगर हम बात उन पे शुरू करें बगैर क़त्ल नज़र सियासत के, तो हम जनरल पब्लिक के तौर पर जो जिन मसाइल से इस वक्त दो चार हैं, ख़ास तौर पर ट्रैफिक जाम का मसाइल हैं, और जो आप तामीरात कर रहे होते हैं, सड़क बना रहे होते हैं, वो उस पर जो अगर दिया गया टाइम है उससे आप एक्सटेंड हो जाता है तो वो फिर और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल। कहाँ सफ़र कर रहा है कराची? देखिए कराची तो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मंसूर भाई मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या मसाइल हैं और किन लोगों की वजह से, किन इदारों की वजह से, तो मेरे ख्याल से हम अपनी बहस को जो है ना वो किसी दूसरे पे लेकिन जो ले जाएंगे। लेकिन अवाम अजियत झेलती है, मैं ये उस तरफ अवाम तो यकीनन जो है वो झेलती है। हमें तो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारे पास जो है वो। अभी मैं कल जो है वो आपके K21 पर ही जो है वो शाहिद हुसैन आपके एक रिपोर्टर ने वो रिपोर्ट कर रहे थे कि ख्वाजा इज़हारुल हसन ने जो मेयर कराची को वो खत लिखा है कि आप जो है उसकी तामीर करें, तो उन्होंने जो है वो गवर्नर साहब से कहा कि 100 अरब हमें रुपए चाहिए ये सारे मसाइल हल करने के लिए। तो हालांकि कराची जो है पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, सारा सबसे ज़्यादा जो फ़ंड जनरेट होता है वो कराची से होता है, लेकिन कराची वालों को जो है ना वो फ़ंड अगर कराची का फ़ंड अगर उन पर मिल जाए तो कराची जो है वो पेरिस बन जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है हमने कराची ने तो पूरे मुल्क को चलाना है, तो बस यही मसाइल हैं और सब अपने जो है वो हिस्सा डाल रहे हैं इसमें। और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कराची के हालात और कराची के लोगों को हालात को जो है ना वो बेहतर कर दे, संवारे। सायरा, आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह से आपका एक समाजी सरगर्मियों से मौजूदा ताल्लुक़ है, उसके अलावा बज़्म तलबा और दीगर आपके हवाले रहे हैं। तो ये घरेलू ज़िम्मेदारी और कारोबारी सरगर्मियों में या दीगर उसमें समाजी सरगर्मियों में ये टाइम का तवाज़ुन कैसे आप बना लेती हैं? कामरान, बात ये है कि अगर आपका शौक़ हो ना तो फिर आपको टाइम डिवाइड करना पड़ता है, और काम करने की लगन हो तो टाइम डिवाइड भी हो जाता है। ऐसा है कि मैं रेडियो पाकिस्तान जो है वो शादी से पहले करती थी। प्रोग्राम्स मेरे सारे पहले होते थे सब, मतलब एक हमारा जो बज़्म तलबा ग्रुप है पूरा का पूरा, उसमें सारा सब वो चलते थे, प्रोग्राम्स ही और सारी चीज़ें। शादी के बाद डेफिनेटली थोड़ा गैप आया, थोड़ा उसमें वो हुआ। अब माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है वो स्टडी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो अब ये कि थोड़ा टाइम स्पेयर हो जाता है। तो उसमें ये कि अब मैं रिपोर्टिंग भी करती हूँ माशाल्लाह से, जो भी प्रोग्राम्स अपने होते हैं उसकी रिपोर्टिंग होती है। और फेसबुक ज़्यादातर मेरा जो है वो मीडियम है, उसमें सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से मेरी ज़्यादातर डिटेलिंग्स वहीं पर होती है। जहाँ तक मेरे बिज़नेस का ताल्लुक है तो वो भी मेरा ज़ाहिर है ऑनलाइन है, तो उसमें मुझे इतना सच बाहर आना जाना करना वो नहीं है। वो ऑनलाइन माशाल्लाह दुनिया इतनी डिजिटल हो गई है कि हर चीज़ ऑन द टिप आपके पास मौजूद होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरे, जब आपके घर वाले कोऑपरेटिव हों, आपका शौहर माशाल्लाह आपको समझता हो, आपकी जो भी शौक़ है उसमें आपके साथ होता हो, तो वो फिर मुझे सपोर्ट वहाँ से होती है सबसे ज़्यादा। तो काम में भी और घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मैनेज हो जाता है। बल्कि आपने अगले सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपके शौहर और जो दीगर ससुराल वाले हैं वो इस हवाले से आपके काम और आपकी कितना सपोर्टिव है। ससुराल वालों का इजाफा इन्होंने अच्छा किया है। ससुराल कितनी अहमियत रखती है आपको आगे बढ़ाने के हवाले से? बहुत ज़्यादा। मैं चाहूँगा कुछ हमारे सुनने वालों को वजाहत करें। जी जी, मैं बिल्कुल बताऊंगी। देखिए, शादी से पहले जो है ना वो माँ बाप आपके सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि आपका सराउंडिंग वही होता है। ऐसे ही है। तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको उड़ना सिखाते हैं, बेसिकली बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया दिखाते हैं, करते हैं। शादी के बाद चूंकि आपका घर, आपका ससुराल जो है वो मेन आपका हब है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर है। लेकिन अगर आप वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, आपका शौहर माशाल्लाह से आपको अंडरस्टैंड करता है, समझता है और देखता है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, ये सलाहियतें हैं, आप आगे चल सकते हैं, तो फिर वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो मैनेज करते हैं। तो वो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे फुली सपोर्टिव होते हैं कि अगर आपने काम करना है। मैंने बिजनेस अपना माशाल्लाह उन्हीं की बेस पे स्टार्ट किया कि उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं आगे कर सकी। और माशाल्लाह मेरे इन लॉज में भी यही है कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो हर कोई ये देखता है कि आपके अंदर अगर इतनी एबिलिटीज़ हैं, आप पढ़े लिखे हो, आगे चल सकते हो। इसीलिए मेरा जो एक मोटिव है वो ये है कि लड़कियां जो पढ़ी लिखी
ہیں اور جو اپنے گھر کو رن کر سکتی ہیں, گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں آپ, اٹس ناٹ نیسیسری کہ باہر ہی نکلیں اور یہ کریں, تو آپ ضرور اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے کے ان کی سپورٹ سے آگے بڑھیں, آگے چلیں. یہ آپ کی اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی آگے لے کے آتا ہے. آپ وہ جو آن لائن آپ کا بزنس ہے اس میں آپ کیسے کام کر رہی ہیں اور دوسری خواتین کو کیسے آپ جو ہے موٹیویشن دیتی ہیں؟ منصور میرا جو ہے نا آن لائن بیسکلی کاسمیٹک کا ہے, لیڈیز سے ریلیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بننا سنورنا تو عورت کی عادت ہے, عادت نہیں, حق بھی ہے. حق بھی ہے بالکل. تو اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی ہے. آپ دال روٹی مت دیں لیکن سنورنے کی اجازت اس کو دیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے, یہ بیسک ایک شوق ہے اور خود مجھے بھی ہے, تو میں نے اسی لائن کو پھر اپنایا, آگے کیا. اور اپنے ساتھ میں بھی میری جتنی کولیگز ہیں اور ریڈیو سے ہمارے ریلیٹ لوگ ہیں سارے کے سارے, تو اس میں میری یہی لڑکیوں کو رہتی ہے کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں آگے بڑھ کے لائف میں تو آپ ضرور اسٹارٹ کریں. تو کیسے آپ کے ساتھ اگر کوئی جڑنا چاہے, ہمارے جو بچیاں دیکھ رہی ہوں گی ہماری ٹرانسمیشن, وہ اگر آپ سے جڑنا چاہیں گی تو وہ وایا ہمارے بھی جڑ سکتی ہیں, لیکن وہ ان کے لیے کیا ابتدا کیسے کرتے ہیں آپ؟ میرا پیج ہے فیس بک پر کریز آف فیشن کے نام سے, کریز آف فیشن کے نام سے, تو اس پہ آپ ضرور مجھے انباکس کریں, میسج کریں, تو میں آئی ول گائیڈ کہ آپ کس طرح سے آگے. میں کہوں گا یہ آپ کا کیمرہ ہے تو اس پہ آپ اسپیل بھی کر دیں تاکہ جو لوگ آپ کو جڑنا چاہیں وہ آپ سے جڑ بھی جائیں. میرا بیسکلی جو ہے وہ کاسمیٹک سیلنگ سے ریلیٹ ہے. ہم کیا کہتے ہیں اچھے برانڈس کو جو ہے وہ پاکستان میں پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ سیلنگ پرپس کے لیے آپ ہمارے پاس جڑ سکتے ہیں. جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایبیلٹیز ہے وہ سیلنگ پرپس پہ آ سکتے ہیں, سیکھنے کے پرپس سے بھی آ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں, کس طرح کسٹمر بناتے ہیں, کس طرح سوشل میڈیا آپ ہینڈل کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ آپ بالکل ہمارے پاس آ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں. اور آغاز سوشل میڈیا کا جو ایک حوالہ آیا ہمارے پاس, تو ہم نے پچھلی کہانیوں میں ایک حوالہ پڑھا تھا جامع جمشید کا. وہ اس پیالے میں پوری دنیا دکھا دی جاتی تھی انہیں کہ بھائی یہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس موبائل کی شکل میں ہے یہ وہی پیالہ ہے. اور وہ جو گلوبل ولیج کا حوالہ ہے وہ یہاں پہ واضح ہوتا ہے. اور وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اچھا, ایک لائن میرے ڈرا یہ ہوئی کہ یہ ایک غالب نے لائن دی تھی کہ بھائی جان کوئی مواصلات کا اتنا تیز رفتار ذریعہ بنائے کہ ہم یہاں بات کریں تو آپ کو فوراً اطلاع ہو جائے. تو وہ بھی اس زمانے میں خط ہوتے تھے ٹیلیفون کی شکل میں, جب تک پہنچتے تھے, جب تک لکھے جاتے تھے تو تب تک کون رہتا ہے, جی وہ قاصد لے کے جاتا تھا نا. تو وہ خیر اب تو کبوتروں کا دور بھی نہیں آگا, کبوتر بھی اب میرا خیال ہے نہیں کرتے. میں جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کو جو ہے نا وہ غالب سے بھی پہلے کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب یہ بتاتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گانے جو ہے وہ لوگ جیب میں رکھ کے جو ہے وہ سن رہے ہوں گے, تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ہو گیا مولا علی کو کہ وہ گانے والیاں کیا جیب میں رکھیں گے. لیکن آج وہ دور ہے کہ آپ کے یو ایس بی کے اندر جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سسٹم ہے, ویڈیوز اور اتنے سارے چینلز ہیں اور نیٹ فلکس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اللہ بلا. تو وہ آج مولا کا کال آپ دیکھیں, غالب نے تو بہت بعد میں کہا, میرے مولا نے جو ہے وہ اتنے پہلے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے سامنے سے چلا جاؤں پردہ فرما دوں. لیکن اس وقت اگر لوگ پوچھ لیتے تو آج جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, اور دنیا جو ہے وہ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر جو ہے محترم آصف اعجاز صاحب, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ اگر علم کے شہر تک جانا چاہتے ہیں تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اس قلعے کے اندر داخل ہونے کا, اس فصیل کو پار کرنے کا. داخل آپ نے دروازے سے ہونا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر آپ دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے تو پھر آپ علم کے شہر تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک سبحان اللہ. اس دور کے لوگ جب مولا کو نہیں سمجھ سکے تو پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ مولا کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. جڑیں گے یہاں سے تو پھر آپ سیکھنا شروع کریں. جی ایسا ہی ہے, بالکل. میری بہن آپ کی طرف آئیں گے, کچھ عطا کیجئے. جزاک اللہ. یا محمد نور مجسم سبحان اللہ.
یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان ہم سب ہیں تیرے دیوانے ہم سب ہیں تیرے دیوانے ہم سب ہیں تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. ایک جی. سائلہ صاحبہ یہ دیگر حوالے تو آپ نے بتائے لیکن ایک بڑا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے بڑا دینی روحانی حوالے سے آپ نے ایک محفل نعت منعقد کروائی تھی پچھلے دنوں تو تھوڑا سا اس بارے میں کیا وہ رمضان کی جو وہ ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے نعمتیں اور رحمتیں اور نیکیاں سمیٹنے کی بالکل سمیٹنا چاہیے لیکن وہ ایسا تھا ربیع الاول کا مہینہ تھا آئی تھنک تو وہ نعتوں کا تو ڈیفینیٹلی سننے کا اور کرنے کا اور چونکہ ریڈیو سے ہمارا تعلق ہے تو ہم لوگ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے تھا کہ میں نے سارے اپنے جو ریڈیو سے ریلیٹ لوگ تھے جو نعتیں پڑھتے تھے اور آج کل بھی ہیں ماشاءاللہ سے فائزہ کامران آپ نے سنا ہوگا نام ان کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت خواں ہیں ان کو مین وہ رکھ کے اور ہم نے پوری محفل سجائی تھی سرکار کے لیے تو وہ ماشاءاللہ سے بہت کامیاب پروگرام کیا تھا. سرکار کی محفلیں جب سجائی جاتی ہیں اہل بیت اطہار کی محفلیں جب سجائی جاتی ہیں کہاں سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ کتنے اہم ہوتے ہیں کتنے ضروری ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں مجھے اجازت دیجیے گا کہ ابھی جو ہے وہ میڈم نے جو ہے وہ بزم طلبہ کا ذکر کیا ریڈیو کا ذکر کیا تو مجھے استاد محترم یاور مہندی صاحب یاد آ گئے جو اس بزم طلبہ کے بانی تھے اور انہوں نے کیسے کیسے نگینے جو ہے وہ کیسے کیسے پھول گلستان کو جو ہے وہ دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو مجھے اپنے استاد محترم یاور مہندی صاحب یاد آ گئے جو اتفاق یہ ہے کہ وہ آپ کے بھی استاد محترم ہیں اور میرے بھی استاد محترم ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے میں دعا جو ہے وہ ضرور کروں گا. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کون دینی لوگ جو ہے وہ کتنے ضروری ہیں اس سوسائٹی کے لیے اس وقت کی سوسائٹی کے لیے خاص طور پہ جو مٹیریلسٹک ہے جس میں مفاد جو ہے غالب آ چکا ہے. دیکھیں ضروری تو ہر دور کے لیے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے وہ رہیں جو دین کی ترویج کرتے ہیں اور جو ہے جنہوں نے دین کی ترویج کی ہے جبھی دین جو ہے وہ آج اس صورت میں ہے کہ جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. اولیاء کرام ہیں صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں تو ڈے ون سے جو ہے وہ اس کی ضرورت تھی اور آج بھی ہمیں جو ہے وہ ضرورت تھی اور ان لوگوں کا ایک خاص مقام ہے سوسائٹی میں جو ہمیں جن کے موٹیویٹ کرتا ہے اور ہم جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں. حالانکہ آج کا
بچہ جو ہے وہ اس لیے اور زیادہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی موبائل دیا ہوا ہے, وہ اس میں جو دنیا بھر کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے. ہم اتنے زیادہ جلدی نہیں موبائل کو سمجھ سکتے جتنے 3-4 سال کا بچہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان علماء کے ذریعے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہم اپنے بچوں کو جو ہے موبائل میں ایسی سائٹس دیں جو وہ بچے بجائے وہاں کے باہر کے کارٹون دیکھنے کے وہ چیزیں دیکھیں اور ان سے جو ہے نا وہ راغب ہوں, تو ہم سوسائٹی میں ایک اچھے افراد جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں مستقبل میں. یہ بڑی اہم بات کی ہے آصف اعجاز بھائی نے. تو میرا خیال ہے ایک ترکی ایک ایسا ملک ہے جو خاص طور پہ اسلامی جو ہیروز ہیں ان پہ فلمیں, ڈرامے اور سیریلز وغیرہ بناتا ہے. ہمارے پاس کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس جو ہے وسائل کی کمی ہے یا ہمارا ٹریک نہیں ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک بار بتاؤں, دیکھیں کسی بھی ٹاپک پر, موضوع پر پکچر بنانے کے لیے یا پوری سیریل آپ کے لیے بنانے کے لیے بیسکلی تو آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے نا, اس کی آپ کو نالج ہونی چاہیے اس چیز کی. وہاں میں نے ترکی کی آپ نے بات کی, بہت اچھی اگزامپل میں آپ کو بتاؤں. ابھی پچھلے سال وہاں پر طیب اردگان نے جو ہے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جو بچہ پورے روزے رکھے گا اور افطار مسجد میں آ کے بچوں سب نماز وغیرہ, ان کو انہوں نے بائیسیکلز جو ہے وہ گفٹ کیے. ماشاءاللہ. ہمارے یہاں بتائیں نا ایسی کون سی, ہم بچوں کو ایسی کون سی ایکٹیویٹی دیتے ہیں یا بچوں کو موٹیویٹ اس طرح سے ہم کب کرتے ہیں؟ بچے اگر مسجد میں جاتے ہیں, شور ہوتا ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں بچوں کو باہر لے جائیں. حالانکہ مسجد نبوی میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب امام حسن حسین آتے تھے تو ہمارے پیارے رسول جو ہیں وہ سجدے لمبے کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے سبحان نا؟ اللہ. تو مسجد تو وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو نکالا جائے. اگر آپ اپنی جنریشن کو ہی اس سے آؤٹ آف ٹچ کر دیں گے, اس جگہ سے یا اس لڑی سے جہاں سے اس نے سیکھنا ہے, تو پھر بچے تو انہی چیزوں پہ جائیں گے. آغا امام بھی پیدائشی ہوتا ہے, امام بھی بے شک پیدائشی ہوتا ہے. تو لیکن جب وہ بچپن کی حد میں ہیں, بچپن کی سرحد پہ ہیں, بچپن کے زمانے میں ہیں, تو اس وقت وہ جو شرارت کر رہے ہیں وہ شیطانی نہیں ہے. وہ شرارت جو ہے وہ شرارت کی طرف کی ہے, وہ بہت ہی پیار بھری ہے اپنے نانا کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. اس ساری گفتگو کو ہم کریں گے آپ کے ساتھ, لیکن ہمیں اشارہ ہو گیا کہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں, تو بریک سے واپس آئیں گے تو یہ والی گفتگو جو ہے ہم کریں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. جی منصور بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ایک گفتگو کر رہے تھے, اس حوالے سے ہم سلسلے کو دوبارہ جاری رکھتے ہیں. جی بالکل کامران بھائی, میں اپنے آصف اعجاز بھائی سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ بچپن کی جو معصومانہ وہ جو سرگرمیاں ہیں, شوخیاں ہیں, ان میں ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ ریز ہیں تو وہ حسنین کریمین جو ہیں وہ ان کی پشت پر آ گئے, تو آپ نے سجدہ طویل کر دیا. بچوں سے محبت کا بھی حوالہ ہے, شفقت کا بھی حوالہ ہے, اور جب وہ دوش پہ لے کر نکلے ہیں تو صرف سوار کا ہی حوالہ نہیں, وہ سواری کا حوالہ نہیں ہے, سوار کا بھی حوالہ ہے. بے شک. میں چاہوں گا کہ کچھ بس چونکہ میں تو ایک بہت طالب علم آدمی ہوں, مجھے اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں پتہ, لیکن دو چار باتیں میں یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں مولا حسین اور مولا حسن کے حوالے سے. کہ ظاہر بات ہے رسول کو پتہ تھا کہ یہ آج نواسے میرے جو ہے جن کے میں ناز اٹھا رہا ہوں, نخرے, ان سے میری نسل چلے گی. اللہ اکبر. جو ابتر کا ان کو رسول اللہ کو تانا دیا تھا تو انا اعطیناک کل کوثر اتری, بے شک, کہ انہی سے جو چلے گی. اور مولا حسین کے بارے میں تو پتہ تھا کہ جو یہ میرا دین بچائے گا, حسین منی و انا من الحسین, میں حسین سے ہوں. ہر نانا جو ایک سے نواسا تو ہوتا ہے لیکن نواسے سے نانا نہیں ہوتا, لیکن رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں.
تو بچپن میں جو ان کے آپ جس کو شرارتیں کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے تو یہ لفظ مطلب وہ معصومانہ جو سرگرمیاں ہیں، شوخیاں ہیں، جی ہاں، وہ سب تو دنیا کو ان کے مراتب بتانے کے لیے جو ہے بے شک میں اسی لائن پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب جو ہے نا وہ رسول اللہ نے بتایا ہے، بار بار بتایا ہے کہ یہ جو ہے جنت کے سردار جو ہیں جو میرے نواسے یہی میرا دین بچائیں گے، تو میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں تو تم لوگ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرنا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ المیہ یہ ہے، رسول اللہ فرما کے گئے کہ تم ان سے محبت کرنا، مودت کرنا. تو اس کے بعد یہ بعد رسول جو ہے وہ کیا ہوا؟ اگر رسول کہہ دیتے کہ تم ان سے جو ہے وہ الفت نہ رکھنا تو پھر ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم ہوتے، جبکہ رسول ارشاد فرما کے گئے کہ ان سے مودت کرنا ہے، محبت سے آگے کی بات کی انہوں نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ کربلا اور امام حسین کو جو ہے وہ زہر دیا گیا. تو رسول کی کہنے کے باوجود جو ہے ہم نے اہل بیت کے ساتھ ابھی جو ہم نے ذکر چھیڑا نا آصف بھائی، وہ اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ وہ جو دوش پر ہیں، وہ جو پشت پر ہیں، تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے مراتب کیا ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جی سبحان اللہ. جو ہے وہ ساری اسی لیے ہوئی ہے. سبحان اللہ. کہ وہ تو ہے پھر جنت سے جو ہے وہ ان کے لیے جو عید کا جوڑے آئے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اماں ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں، سب عید کے کپڑے کہاں ہیں، تو کہنے کے بیٹا تم فکر نہیں کرو، درزی ابھی لے کے آ رہا ہے. اور جنت سے جو ہے وہ اللہ اکبر جبریل آئے خیاط بن کے اور وہ جنت سے ان کے جوڑا ہے. تو ان کے مراتب جو ہے وہ مجھ جیسا احقر ترین آدمی کیا بیان کر سکتا ہے. لیکن جو ہے آپ نے حسنین کریمین کی گفتگو کی تو ظاہر بات ہے میرے بھی جو ہے وہ سمجھ لے کہ ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے. تو جن کے لیے جو ہے وہ جنت سے جوڑے آئیں، جن کو رسول اپنی پشت پہ سوار کریں اور جن سے رسول نسبت دیں کہ یہ جو ہے میرا دین بچائے گا، یہ میری نسبت ہے، تو میں خاکہ بدہن ان کے بارے میں کیا گفتگو کروں. سر مسئلہ یہ آصف بھائی کہ یہ جو گفتگو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت کی، یہ آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے. یہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں عاشق ہونا ضروری ہے. جو بار بار ہماری بحث چلتی ہے کہ جب آپ عشق میں ڈوب جاتے ہو کسی کے تو پھر آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے، پھر وہ عطا جب مطلب ہر مولائی کو عطا ہے. ہاں منصور بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عاشق ہونا، لیکن اہل بیت کا عاشق ہونے کی بھی ایک بہت بڑی ڈگری ہے. میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں تو ان کے غلاموں کے غلام کا بھی اگر عاشق ہو جاؤں تو میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. مطلب ہمارا تو حوالہ یہی ہے کہ غلامی در غلامی در غلامی در غلامی کا حوالہ ہے، اور وہ در غلامی بھی اگر آپ کو میسر آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نوکری لگ گئی. بے شک بے شک، یہ ہماری جو ہے وہ عاقبت جو سمجھ جائے گی، ہماری جو ہے وہ زندگی کا سمجھ لیں نچوڑ جو ہے وہ ہو جائے گا. اگر ہمیں ان کے غلاموں کی بھی جو ہے وہ اگر عاشقی بس اس چوکٹ کو چومنا ہے آپ کو دل سے. میری بہن کچھ سناؤ اسی بات پہ، کوئی ایسا کلام سنا دو کہ ہماری روحیں بھی تازہ ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی میری سبحان اللہ ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. زمانہ چھوٹ جائے، روٹھ جائے، کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے، روٹھ جائے، کچھ
न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना कि तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सायरा, आपसे दीगर हवालों से बातचीत हुई है, कुछ इस बारे में बताएं कि जब एक इब्तदाई दौर था, आप बज़्म तलबा, ज़ाहिर आप शादीशुदा फेज़ में ज़िंदगी नहीं आई थी आपकी, तो बज़्म तलबा के हवाले से अगर कोई ऐसी बात है जो आप अभी तक याद रखती हैं तो उसको शेयर करें। इनकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं कि वो एक दौर है जो रेडियो का है, फिर टेलीविज़न आया और अब सोशल मीडिया, तो उस कंपैरिजन अब आप करोगे तो कैसे करोगे? आप आज भी मीडिया से रिलेटेड हो, बिल्कुल। वो भी एक मीडियम था मीडिया का, जिसमें रेडियो पाकिस्तान और बज़्म तलबा, जैसे आसिफ भाई ने जिक्र किया, यावर मेहंदी, और फिर मतलब कितने हीरे तराश दिए, बिल्कुल। तो जिसमें से आप भी माशाल्लाह एक हैं। तो उस दौर को इस दौर को कैसे कंपेयर करते हैं? आने वाले जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है उसको कैसे देख रहे हैं? बच्चों को कैसे राग़िब करना है पॉजिटिव वे में? ये सारी गुफ्तगू ज़रा हम जानना चाहेंगे। मंसूर, ऐसा है कि वो जो दौर था ना रेडियो का, लाइक जिसमें हम लोगों ने 90s के दौर पे हम लोगों ने किया है, आप यकीन करें वो दौर लोगों से जुड़ने का दौर था। ये तो डिजिटल दौर है ना, आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे सबसे जुड़े हुए, लेकिन वो फिजिकली एक दूसरे से जुड़ने का दौर था। मतलब हम लोग पता ही नहीं होता था जब तक एक दूसरे से मिले ना कि करना क्या है, होना क्या है, और वो रिहर्सल्स का टाइम होता था। आप, मेरा ख्याल है मेरा प्रोग्राम हफ्ते में 2 दिन होता था, और एक दिन जिस दिन प्रोग्राम होता था उसमें तकरीबन प्रोग्राम से 2 घंटे पहले हम लोग पहुंचते थे, और कंटिन्यूस रिहर्सल्स होती थी हमारी। के जब आपने, क्योंकि मोस्टली ये होता था कि हमारे जो सीनियर्स होते थे ना, बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी इस वक्त, मतलब आप गलती की तो गुंजाइश ही नहीं होती। उस्ताद सख्त होता था उस दौर का। बिल्कुल उस्ताद होता था। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल सही आपका पॉइंट है। उस्ताद होता था कि आज हम यहाँ बैठे हुए, वरना ये जो डिजिटल दौर के लर्नर्स हैं ना, जो सीख के आए हुए हैं, उसमें आपको इतनी मिस्टेक्स इवन टीवी पे मिल जाएगी कि जिसकी मतलब कोई हद नहीं है उसमें। हम लोग जो सीख के आते थे ना, हमें पता होता था जी यहाँ पे पॉज है, यहाँ पर आपने मूव करना है, यहाँ पर आपने लाइन बोलनी है, कैमरे माइक से आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। हम लोग बाकायदा बालिशों से नापते थे कि अच्छा इतना है माइक, अब हमने बोलना है, अब हमने करना है। अब ये बारीकियां नहीं सिखाता कोई भी। और अब अगर आप डायरेक्ट माशाल्लाह टीवी पर भी अगर आ जाए ना, तो आप इन सब चीज़ों से जस्ट पास होके निकल जाते हैं। वो चीज़ें अब पॉइंट नहीं होती, वो लोग भी नहीं है अब, वो सिखाने वाले भी नहीं हैं अब, और वो सीखने की लगन वाले भी नहीं हैं। जो एक लगन होती है ना जिससे आप आगे बढ़ते हैं, वो धूप में सफ़र करना, बसों का सफ़र करके जाना पहुंचना। अब हमें क्या चाहिए? कंफर्ट जोन चाहिए अपना। हम घर बैठे हम ये हो जाएगा, अच्छा जी यहाँ से हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, वीडियोस बना लिए, वीलॉग्स बना लिए, दे दिए, कर लिए, ये हो गया। आप वीलॉग्स में भी अक्सर मैंने देखे, मैं आपको सोशल मीडिया के हवाले से बताऊं क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करती हूँ उसमें, मैंने मोस्टली लोगों के वीलॉग्स में उनकी अपनी वीडियोस नहीं देखी हैं, उन्होंने ली, कॉपी पेस्ट किया और उस पर अपना वॉइस ओवर कर दिया। ये काम हम पहले नहीं कर सकते थे। मतलब ये तो अगर आपने सोच लिया तो उस्ताद मोहतरम ने कहना है चलो कमरे से बाहर,
ठीक हो गया। ये वो क्रिएटिविटी जो होती थी ना, क्रिएटिविटी जो है वो आपको निकलवाई जाती थी। बिल्कुल, वो निकलवाने वाले भी माशाल्लाह ऐसे होते थे ना कि अगर कोई एक जर्म भी आपके अंदर है तो वो कहेंगे नहीं ये बंदा करेगा, पोटेंशियल है इसके अंदर। आज के दौर में, आज के मीडिया में, आज के टीवी में भी स्पेशली मैं आपसे कहूँगी, इन चीज़ों का बहुत फुकदान है। ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये सीखने वाले, सिखाने वाले नहीं मिलेंगे। तो वो डेफिनेटली डिफरेंस तो है। लेकिन मौला अली का एक कॉल है बड़ा प्यारा कि अपने बच्चों की तरबियत आने वाले उनके दौर के हिसाब से करो, अपने दौर से नहीं करो। तो ये बच्चे जो चीज़ें सीख रहे हैं ना, ये अपने दौर की सीख रहे हैं। सही। ज़ाहिर है ये उस दौर में नहीं जा सकते, उस दौर की चीज़ें नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम बेसिक्स इनको दे सकते हैं। बेसिक तो देखें सबकी एक ही होती है, बाउंड्री लाइन एक ही होगी, उस पर आप स्ट्रक्चर डिफरेंट जो भी करना चाहें कर लें। आप बच्चे को जिस तरह से तरबियत करेंगे ना, वो उस तरह से आपके सामने आएगा। आप अच्छी लाइंस पर करेंगे, वो अच्छे तरीके से सीख के आ जाएगा। आप कहीं कोई ना कोई कमी छोड़ देंगे उसके अंदर, या उसको ठीक है सीख लेगा, कर लेगा, तो वो फिर उसके अंदर गैप रह जाएगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं आ सकेगी। हमारे अंदर पुख्तगी क्या है कि हमें तो बाय फोर्स कराएगा, नहीं ये गलत है, ये करना है, ये इस तरह से है। अब क्या होता है कि अगर इमले की भी मैं आपको बताऊं, इमले की गलती अगर टीवी पे चल रही है वो चल जाती है, वो नहीं रुकती, कट नहीं होती, उसमें करेक्शन नहीं होता। हम लोग रेडियो वाले लोग जो हैं वो जब देखते हैं ना तो हम लोग कहते हैं यार हम लोग इस दौर में नहीं हैं, वरना ये हमारे साथ नहीं हो सकती थी चीज़। ये बड़ा इसमें एक स्टेटस होता था रेडियो वालों का कि जी वहाँ से तो बेसिक आपकी तरबियत गाह जिसे कह लें, इस हवाले से, मीडियम के हवाले से वही होता था। वो वहाँ से लोग सीखते थे, फिर टीवी आता था, फिर आगे थिएटर, फिल्म, ये सारी सब चीज़ें वो होती थी। तो रेडियो वॉज द बेसिक मीडियम। उस पर जब हम सीख के निकलते थे, करते थे, तो वो कहते थे हाँ ये सीखे हुए लोग। जो बात मैडम सायरा ने की कि ना वो सिखाने वाले हैं ना वो सीखने वाले हैं, जिससे दो बातें आ जाएं समझ में, वो अपने आप को सुकरात और अरस्तू के बराबर समझने लगता है। ख़ास तौर पे जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो एक ये लाइन ड्रॉ हो रही है। दुरुस्त फरमाया आपने। असल में मेरा ख्याल है कि अब वक्त नहीं है लोगों के पास, इतनी जो पहले मेहनतें करते थे लोग, अब लोगों के पास वक्त ही नहीं है। अब तो ड्रामा भी जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं जाता, उसी वक्त वो सीन जो है वो बता देते कि भाई ये आपने बोलना है, अब वो उसको स्क्रीन पर आए और बोल दिया और जो है वो बोल देते हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर वो रिजल्ट भी नहीं आ रहे। जो आज भी जो है वो लोग पीटीवी को, रेडियो के ड्रामे, और जो हमें आज भी याद है कि वो हामिद मियाँ के यहाँ या बज़्म तलबा के जो यावर भाई प्रोग्राम करते थे के मेहमान, तो जहाँ वो प्रोग्राम आज भी याद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले महीने जो है वो फलानी चैनल पे कौन सा ड्रामा नशर हुआ था, तो वो आपको याद नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि अब हम लोग मेहनत भी नहीं करते हैं, ना वो सिखाने वाले जैसे आपने इरशाद फरमाया, और ना सीखने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि अगर हम टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं और कोई एक चीज़ हमारी जो है वो लोगों में पसंदगी की नज़र से देखी गई है, तो फिर जो है वो हम अपने आप को जो है वो सुकरात बुकरात के भी जो है वो ऊपर से भी ऊपर ही समझते हैं। तो ना हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, और ना जो है वो जैसे आपने फरमाया कि ना सिखाने वाले हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो सिखाएं किसको? अगर मैं अपने शागिर्द में देखूंगा कि उसको इंटरेस्ट है तो मैं ज़रूर उसको जो है वो तरबियत दूंगा। पहले जो है वो तरबियत दी जाती थी, अब जो है वो रटाया जाता है। तो इसमें जो है फ़र्क है। तो अब जो है वो तरबियत का तो हर जगह फुकदान है, हर शोबे में तरबियत का फुकदान है। तो इसीलिए जो है आज हमारा माशरा जो है वो इससे जो है वो गामजन है। सोशल मीडिया के जो फास्ट ट्रैक है, हम उसका हिस्सा बन गए। हाँ, जो इन्हितात का शिकार है सोसाइटी, चूँकि एक आप खातून खाना भी हैं, और यकीनन हमारी जो घर की औरत है अभी तक वो ड्रामा देख रही है। ड्रामों में जो सकाफ़त दिखाई जा रही है, थोड़ा सा कहीं आप समझती हैं कि वो मैच नहीं कर रही हमारी सोसाइटी के साथ? बहुत बड़ा मैं कहती हूँ इसमें गैप है, क्योंकि देखें हमारी जो इंस्पिरेशन है ना वो आपके पड़ोसी मुल्क से। हाँ, मतलब हमने सोप ड्रामों बनाने और शुरू फिल्मों की। की सो कॉल्ड, हमारे यहाँ ड्रामे बनते थे, वारिस है,
ہمارے यहाँ ड्रामे बने, धूप किनारे बने, बहुत इतने कि आज तक आपको याद है। लेकिन हमारे जब से सोप बनने शुरू हुए, जो कि हमारी रिवायत नहीं है, हाँ ठीक है ना, तो आप सोप भी भूल जाते हैं अब तो कि क्या था उसके अंदर क्या नहीं था। वो और एक जैसे ड्रामे, एक जैसे सास बहू की लड़ाई चल रही है, नंद भावच की चल रही है, सौतनों में चल रही है, और वो लव ट्रायंगल है, कहीं पे लव ट्रायंगल है। मतलब ये हमारी स्टोरीज नहीं है। हमारे राइटर हसीना मोइन हुआ करते थे, फातिमा सुरैया बजिया हुआ करती थी, नूरुल हुदा शाह। आप उनके ड्रामे देखें, आपको 16 एपिसोड के भी होंगे, बिल्कुल 16 एपिसोड भी होंगी, 13 एपिसोड भी होंगे। आपको याद होगा कि इसकी थीम क्या है, इसमें बेसिकली मैसेज क्या है। आज के ड्रामा में आपके पास मैसेज कोई नहीं है। हाँ, आपने लड़ाई करनी है, आप ज़रूर देख लें, थोड़ा सा आपने एंटरटेन होना होगा किसी भी हवाले से, वो आप देख लें, कर लें। लेकिन जो एक जहनी आपकी तरबियत होती है ड्रामों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, वो हमारे यहाँ फुकदान है, वो नहीं सही, तरबियत का हवाला नहीं है। उज़मा मेरी बहन, ये जो नात खानी का हवाला होता है, तो इसकी बाकायदा तरबियत कोई होती है, कोई इदारा बनता है, या ये अल्लाह ताला ने ही जो गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है उसी के सहारे? माइक में बात करेंगे। हर चीज़ को सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। बेशक कोई भी काम हम बगैर उस्ताद के नहीं सीख सकते। इसी तरह नात ख़्वानी भी है, एक तो शौक़ भी होता है, अंदर से शौक़, फिर अल्लाह ताला का दिया हुआ इनाम हमारे लिए होता है, ये नात ख़्वाओं के लिए ख़ास तौर पर। तो पढ़ना और उस्ताद से सीखना दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ तो बंदा, कोई भी बंदा पढ़ लेगा कहीं भी जाके, लेकिन जो सीख के पढ़ते हैं तो यकीनन तो कब से नात खानी का हवाला बनाया आपने? जी, मेरी वालिदा माजिदा नात खानी किया करती थी, फिर उसके बाद शौक़ हुआ, फिर मेरे उस्ताद मोहतरम भी रहे, हामिदुल्ला साहब थे मेरे उस्ताद मोहतरम, और फिर हुरिया फ़हीम से भी बहुत कुछ सीखा अकेडमी जाकर, उनकी भी अकेडमी बनी हुई है, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा। तो 12-13 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पर्सनल में। और सीखने का अमल तो मेरी बहन हर उम्र में तक जारी रहता है। वो मैथ से लहद तक का वाला है। तो अब क्या सुना रही है मेरी बहन? अब मैं आपको सरकार का ही जिक्र सुना रही हूँ। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारी नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारी नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, सबसे बड़ा हवाला है। मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारी नियारे हुए हैं। इस वसीले से तो दुआ रद्दी नहीं होती। बेशक बेशक। कोई मोना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं,
या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं चाहूँगा कि सायरा साहिबा से एक सवाल करूँ। अभी बात हो रही थी पाकिस्तानी ड्रामों की और गैर मुल्की ड्रामों की, जो तुर्की जिसको हमने ख़ास तौर पर मेंशन भी किया, तो आप क्या समझती हैं, क्या हमें भी ऐसे ही ड्रामे बनाने चाहिए? क्योंकि एक ज़माने में हमारे यहाँ बन चुके हैं, PTV जब होता था तो ये शाहीन, आखिरी चट्टान, ऐसे ड्रामे बहुत काफ़ी आम थे बनने में। तो अब क्या आपका ख्याल है कि इस तरह के बनने चाहिए ड्रामे? बिल्कुल बनने चाहिए। देखें, वो जो ड्रामे जब बनते थे ना, तो हमें अपनी तारीख भी पता चलती थी, उसके जो वाक़यात होते थे। हर किसी की स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो पढ़े लिखे या वो करे। बच्चे बड़ा सीखते थे, बड़ा देखते थे कि उनके लिए कैरेक्टर्स बड़े वो इम्पोर्टेंट हो जाते थे। अभी एक तुर्की का ही देख लें आप, अर्तुगरुल जो एक वो कितना मशहूर हो गया, कितना वो हो गया उसमें। हमारा इस्लामिक कैरेक्टर ही है ना, अगर लिया जाए सल्तनत उस्मानिया के हवाले से ही है वो कैरेक्टर। तो यहाँ भी हमारे जो बने PTV पे चट्टान, आखिरी चट्टान था, शाहीन था, और इस तरह के जो बने, तो देखें उनकी छाप आज तक है, वो याद रहे हैं लोगों को। कैरेक्टर भी उसमें जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है वो लोग भी, वो सब बड़े कैरेक्टर थे। वो लिखने वाले बड़े लिखारी थे कि उन्होंने उन कैरेक्टर को किस तरह से लिखा, और करने वाले बड़े मतलब अदाकार थे कि किस तरह से उन्होंने उसको अदा किया। अगर हम आज भी ये ट्रेंड स्टार्ट करते हैं या दोबारा एक अभी कुछ अर्सा पहले, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ अर्सा पहले बाबर के नाम से हुआ था एक हमारे इधर भी, तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम के नाम से, सॉरी, लब्बैक ड्रामा था, वो हुआ था, बाबर ने जो किया था। तो उसकी भी छाप एक अरसे तक रही थी, क्योंकि वो भी चूंकि हिस्टोरिकल था ना। आखिरी मेरा ख्याल है वो कोई इस्लामी हवालों का आखिरी ड्रामा था, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से बाबर अली ने वो मरकजी किरदार अदा किया था, लब्बैक उसका नाम और वो मेरा ख्याल है कासिम जलाली ने डायरेक्ट किया था। ये जितने भी हिस्टोरिकल ड्रामे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कासिम जलाली साहब ने डायरेक्शन की है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे माशाल्लाह। और ये अच्छी चीज़ है कि अगर हम आप सोशल टॉपिक्स के साथ साथ अपने ये हिस्टोरिकल टॉपिक्स भी हम लोग रखें, यानी हम असल जो हीरोज हैं उनसे जब तक मुतारिफ नहीं कराएंगे अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, तो फिर वो तो बकौल उमर भाई के वो तो फिर इधर ही जाएंगे ना, ये नॉर्मल जो आजकल के हीरोज हैं उन्हीं पे जाएंगे फिर तो। मंसूर भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मिस्र के टेलीविज़न वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे एक बाकायदा सीरियल बनाई हुई है। मतलब ये कि हमारे लिए तो बायस तकरीम और इंतहाई अक़ीदत का मामला होता है जब पैगम्बरों की बात आए, लेकिन उन्होंने आज की नौजवान नस्ल को या मौजूदा नस्ल को आगाह करने के लिए हज़रत यूसुफ़ को भी मतलब एक कैरेक्टर के तौर पे इन्होंने पेश करा, और वो तमाम वाक़यात जो उनसे मंसूब थे, जो कुरान करीम में अहसनुल क़सस के नाम से भी वाज़े हैं, वो सब बयान किए हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन एक मैं सायरा आपकी तरफ इस सवाल को लेकर आऊँगा, क्या वजह है कि सन 2000 के बाद से एक ज़माने में इंडिया की ड्रामा और फिल्म एकेडमियों में हमारे प्रोग्राम दिखा के सिखाया जाता था, हम 2000 के बाद क्या सैलाब आया है जो हम इंडियन कंटेंट की तरफ ज़्यादा चले गए? आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, हमारे बहुत ही अच्छे अदाकार तलत हुसैन साहब, आपको पता है कि वो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उन्हें, वो बाकायदा सीख कर और इस प्रोफेशन में आए और बाकायदा उन्होंने वो किया, उसकी अलिफ बे सारा। वो कहते थे कि कोई भी आर्ट्स काउंसिल में हमारी मुलाकातें रहती थी तो वो कहते थे कि कोई भी काम बगैर सीखे मत करना कभी भी, और स्पेशली मीडिया तुम्हारे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक्टिंग या ये चीज़ें, कि कोई भी गलत बात, गलत चीज़ आपके पास से नहीं जानी चाहिए। सही। आप उसको प्रॉपर तरीके से सीखो कर। मैंने वही बात जो थोड़ी देर पहले कही थी कि देखें, अब ना वो सीखने वाले हैं ना वो सिखाने वाले हैं। आपको TRPs चाहिए अपनी अपनी। आपने देखा कि जी इस चीज़ से ट्रेंडिंग बढ़ रही है, इस चीज़ से आपके पास रेटिंग आ रही है, तो
मॉर्निंग शोज हमारे यहाँ नहीं होते थे, लेकिन एक ट्रेंड चला तो वो इतना चला कि आपको हर चैनल पे दिख रहा है। हालांकि सुबह सुबह हमारे यहाँ, अगर आपको याद हो, कारी भाई जफर कासमी साहब की तिलावत चला करती थी, इफ्तिखार साहब रेडियो के दौर की बात कर रही हैं जी, और वहाँ पर जो है वो बोलते हाथ आते थे, वो कुछ सीखा जाता था, लैंग्वेज सीखी जाती थी उसमें। इस तरह के हमने अपने दौर में मुझे याद है सुबह में स्कूल जाने से पहले वो कार्टून आते थे छोटे से, टॉम एंड जेरी और ये वाले, वो देख के ये मॉर्निंग शोज का तो तस्वुर ही नहीं था हमारे यहाँ कभी भी। सुबह सुबह लेडीज खवातीन अपने, मैं एक अमूर खाना के हवाले से मैं बताऊँ आपको कि हम लोग घरों में सुबह सुबह काम निपटाया करते थे अपने। आज 12 बजे तक आपके घर में लंच नहीं बना हुआ होता। क्यों? आपके 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक तो मॉर्निंग शोज खत्म होते हैं। आपने अपना टाइम गलत जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वो जो सही तरबियत वाली लाइन थी ना हमारी, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गई है। बिल्कुल। आसिफ भाई, ये जो हम बात कर रहे थे कि वो जो देखें, ये एक मीडिया का मीडियम जो है, ये कहीं ना कहीं असरअंदाज तो होता है आपके सकाफत पे, आपके मिजाज पे, तो ये तो ट्रेंड सेट करता है। तो कहाँ ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं आज का ड्रामा देख के या आज के मामलात देख कर जो मीडिया के ज़रिए हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे तो बहुत ही एक तूफ़ान बदतमीज़ी का भी हवाला मौजूद है। कैसे हम अपनी नस्ल को, आने वाली नस्ल को कैसे बचाएंगे, अपनी वाली को? नसीर भाई, अब तो हम बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, तो नस्ल तो जो है वो हमारी अब बचना जो है वो, मुझे तो कोई ज़्यादा होप नहीं, लेकिन मैं बहुत अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ रखूँगा कि ड्रामा तो हमारा आज भी इंडिया से बेहतर है, बल्कि इंडिया हमारे ड्रामों से हाँ, उनका तो जो आर्टिस्ट आता है वो तारीफ करता है। भारत जो है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी है, नो डाउट, बहुत बड़ी, लेकिन ड्रामा आज भी हम, हालांकि हमारे लिहाज से ड्रामा बहुत कमज़ोर हो गया है, स्क्रिप्ट के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से, या और दीगर जो हवाले हैं, लेकिन फिर भी जो है उसकी एक जो है वो छाप है। आज भी जो है वो इंडिया में हमारे ड्रामे पसंदीदी से देखे जाते हैं, उनके इंस्टीट्यूट पे हमारे ड्रामे दिखाए जाते थे सर, आज भी हमारे कोई अच्छा ड्रामा होता है वो आज भी दिखाया जाता है। अभी जो है वो एक चैनल के ऊपर एक बहुत अच्छा टीवी के एंकर का जिनका शो चलता है रोज़ाना, उनका ड्रामा अभी जो है वो चला है, तो वो आप देखिए उसके बिलियंस में जो है वो है, और वो सारे इंडियन के इस वक्त जो टॉप एक्टर हैं उस पर उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया है और उनको सराहा है, और वो चाहते हैं कि हमारे साथ काम करने, चूँकि वो हमारे सियासी मामला उनके साथ जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं, वरना जब एक अभी बीच में दौर आया था तो सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो वहाँ पे काम कर रहे थे। और मैं बहुत सलाम पेश करना चाहूँगा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को कि 97 में उनका इंतकाल हो गया। आज भी जो इंडिया के रियलिटी शोज़ हैं सर, वो बगैर नुसरत फ़तेह अली के मुकम्मल नहीं होते। सुभान अल्लाह से भाई, आजकल का आज भी बच्चा जो है वो नुसरत फ़तेह अली को गा के जो है वो आगे आ रहे हैं और उनको कॉपी कर रहे हैं। और मैं मिसाल दूंगा कि अभी 2 साल पहले 3 साल पहले तो एक लड़के ने सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान को वो रियलिटी शो जीता है, जो कि जो है वो बूट पॉलिश का काम करता था, और वो उसने बाकायदा गुलकारी सीखी थी, बस वो करके सिर्फ वो सुन के उसने याद किया उनको, और उसने जो है वो ऑडिशन दिया, और ऑडिशन में जो भी उनके बड़े बड़े मूसीकार और वो सब बैठे, वो सब जो है वो हैरान हो गए कि ये आपने सिर्फ सुन के इसने पिक किया, और वो फिर बाद में जो है वो जीता शो, और आज सारी दुनिया में जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जो है वो गा रहा है और अपनी रोटी जो है कमा रहा है। और ऐसे बहुत हैं, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। और इंडिया में तो आज भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस वक्त भी जो रियलिटी शो चल रहा है वो बगैर नुसरत फ़तेह अली, बगैर आतिफ असलम, बगैर मैडम नूर जहाँ के, उनका जो है वो प्रोग्राम जो है मुकम्मल नहीं होता सर। उनको आज भी ज़रूरत है, जबकि उनके पास बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आज भी जो है वो उनको हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के जो है वो ज़रूरत है, और वो उनको गा के आगे बढ़ रहे हैं। सही ट्रैक पर रहकर भी इज्जत, दौलत और शोहरत कमाई जा सकती है। मेरा ख्याल है गुफ्तगू का यही हवाला आसिफ एजाज ने भी वाजे किया। तो हमने भी अपना, जब ये शो हम प्लान कर रहे थे तो हमने कहा कि हम क्या अलग करें, कैसे बाकी चैनल्स से किस तरह अपनी नशरियात को अलग करें, कुछ ऐसा कि जो अवामियत की तरफ जाए। तो हमने ये तय किया कि यहाँ मुख्तलिफ मसालिक के उलमा को बैठा कर
मुतनाज़ा सवाल करके अपनी टीआरपी ना बढ़ाई जाए, बिल्कुल। जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के उन पे बात की जाए। हम कैसे शऊर दे सकते हैं, जैसे अब आपने बताया कि आप एक ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, यकीनन जो बच्चियां आपको सुन रही होंगी वो यकीनन आपसे जुड़ेंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बेशक। माशी मामलात की बेहतरी के लिए आपने बताया कि खातून को अपने हस्बैंड के साथ, अपने बाप के साथ खड़ा होना है, तो ये माशरा उसी वक्त तरक्की करता है जब जितनी भी महज़्ज़ब कौमें हैं आप उनमें देखेंगे तो मेल फीमेल ने तखसीस मिटाकर जब काम किया है तो काम करेंगे तो आगे जाएंगे। बेशक ऐसा ही। और आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से क्या आप बात करना चाहेंगी? ऑनलाइन बिजनेस हो या घर बैठ के कोई भी आपका बिजनेस हो, आप ज़रूर कोशिश करें। मैं तो कहती हूँ इंसान थोड़े से कोशिश करता है, फिर आगे अल्लाह ताला हेल्प आउट करता है तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश ज़रूर करें, जिस लेवल पर जाके आप कर सकते हैं, अपने आप को आगे ला सकते हैं, अपने आप को कारामद बना सकते हैं, अपने घर के लिए, अपने माशरे के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, तो ज़रूर कोशिश करें। आसिफ भाई, मतलब हर जैसे जब आप साइंस की तरक्की की बात करते हैं, आप सोशल मीडिया के हवाले की बात करेंगे, तो हर चीज़ के दो पहलू हैं ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। आप नेगेटिव पहलू को अगर फोकस कर लेंगे और उसकी की तरफ दौड़ते चले जाएंगे तो वो आपकी बर्बादी है, लेकिन इसी से बहुत कुछ अच्छा भी जनरेट किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि अगर हम जो अपने असलाफ से जुड़े हुए हवाले हैं उनको पोर्ट्रेट करेंगे, उनको पिच करेंगे, तो वो भी उसी तरह जो है कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे ये जो तरक्की की अभी मैडम ने जिक्र किया, तो हमसे पहले ये सारी चीज़ें जो है वो कर चुके हैं। हमने जो है वो निशान हैदर जिन जिन लोगों को मिला, हमने उन पे ड्रामे जो है वो बनाए हैं, और इसमें कासिम जलाली साहब का बहुत नुमाया नाम है। तो हमारे जितने भी हीरोज़ थे, इस्लामी हीरोज़ थे, जिनके फतूहात हैं, जिनके कारनामे हैं, काम हैं, तो हम उन पे ड्रामे बना चुके हैं। ये तो तुर्की हमारी तकलीद कर रहा है। बिल्कुल वो उन्होंने बाद में कि हम, चूँकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो मैंने पाकिस्तानी ड्रामे को, चूँकि इसका माशरे का हिस्सा हूँ, तो मैंने देखा है ये सारे सब्जेक्ट जो आज तुर्की बना रहे हैं ये सब हम बना चुके हैं। लेकिन अब मसला ये है मंसूर भाई कि उस वक़्त उस चीज़ों देखने की ऑडियंस थी, उनके लिए टाइम निकाल लेते थे। आज अगर हम जो है वे बनाएंगे तो उसको देखेगा कौन? मसला तो यही है, टीआरपी का मसला है कि हमें तो ज़ाहिर बात है हम एक प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, चीज़ें जो है मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके दिखाना तो पड़ेगा ना। मतलब आवाम के लिए उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे आप? जी हाँ, तो एक स्टोरी सिर्फ वो नहीं, उसकी अट्रैक्शन भी ज़रूरी है। जी हाँ, तो उस सामीन को अपनी तरफ जो है वो मदऊ करने के लिए हमें जो है ना वो उस पर काम करना पड़ेगा कि हम एक चीज़ बना रहे हैं तो उसको इस अंदाज से बनाएं कि आम लोगों में जो है वो कबूलियत की सनत पा सके, तभी जो है हम जो है दोबारा अपने ये हिस्टोरिकल ड्रामास पे जो है वो काम कर सकते हैं। चले, मेरा ख्याल है थोड़ा सा माहौल को बदलें और बहन की तरफ चलें, अपनी कोई अच्छी सी नात जो है वो अता हो जाए। हो करम ताजदारी मदीना, मदीना हो करम ताजदारी मदीना, मैं भी देखूं दया रे मदीना, हो करम ताजदारी मदीना, मदीना हो करम ताजदारी मदीना। शहर तैबा में मस्कन हो मेरा, खाक तैबा में मदफन हो मेरा, शहर तैबा में मस्कन हो मेरा, खाक तैबा में मदफन हो मेरा, जानो दिल रूह निसारे मदीना, हो करम ताजदारे मदीना, मदीना हो करम ताजदारे मदीना। अश्क आँखों से बहते रहेंगे,
दास्ताने अलम कह रहे हैं, अश्क आंखों से बहते रहे हैं, दास्ताने अलम कह रहे हैं। अब दिखा दो मीनारे मदीना, हो करम ताजदारे मदीना, मदीना हो करम ताजदारे मदीना। उम्र मेरी न यूं बीत जाए, कब बुलावा मदीने से आए। उम्र मेरी न यूं बीत जाए, कब बुलावा मदीने से आए। कब वो दिन आएगा, वो महीना, हो करम ताजदारे मदीना, मदीना हो करम ताजदारे मदीना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसिफ भाई, आपका एक हवाला हम कुछ अर्से पहले हमने देखा कि आप कोई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस की तरफ भी आए हैं। अभी कुछ समझते हैं कि मामलात में बेहतरी आई है या अभी कुछ है मामला ठंडा ही? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। मेरी ज़मीन मार्केटिंग का मैं CEO हूँ और हम जो है बिन एहसान के प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं जो M9 मोटर वे पर वाक़ है। तो अभी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि बहुत जल्द ईद के बाद इंशाल्लाह ताला ये बिज़नेस जो है प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो करेगा। तो अभी भी कोई इतने ख़राब हालात नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का वक्त होता है कि वो नशेब अफराद जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन वो सरकारी इस्तेहकाम से भी, हुकूमती इस्तेहकाम से भी जुड़ा हुआ है। मुल्क के मामलात बेहतर होते हैं, माशी मामलात बेहतर होते हैं, तो फिर आवाम जो है वो सरमायाकारी की तरफ राग़िब होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। असल में अभी प्रॉपर्टी पे लेन देन पे जो टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। अभी IMF से मुज़ाकरात हुए तो उसमें उनसे बात की है कि भाई इस शोबे पे जो है टैक्सेस कम करें ताकि ये फिर जो है वो अब जाए। तो अगर ये मामला इंशाल्लाह हल हो गए IMF से, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस एक दफ़ा फिर जो है अपने बामे उरूज पे पहुँचेगा। और जहाँ तक हमारे प्रोजेक्ट का ताल्लुक़ है तो वो जो है M9 मोटर वे पर है और माशाल्लाह से जो है वो 80% वहाँ डेवलपमेंट का काम जो है वो मुकम्मल हो गया और हम नहायत मुनासिब कीमत पे जो है वहाँ पे लोगों को प्लॉट दे रहे हैं। और माशाल्लाह से लीज़ भी अब होना शुरू हो गए। लीज़ प्लॉट हैं हमारे पास और जो है बहुत अच्छी लोकेशन है। हम जो है वो जो 2 ब्रांड हैं हमारे प्रॉपर्टी के, उसके दरमियान में हमारे पास जो है वो जगह अवेलेबल है और माशाल्लाह से 305 एकड़ ज़मीन मौजूद है और बहुत अच्छी सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है और जो है वो हर चीज़ वहाँ पे जो है वो। और सबसे बड़ी बात ये है मंसूर भाई कि आज जब हम कराची में सुई गैस के लिए तरस रहे, नहीं मिल रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है हमारे प्रोजेक्ट में जो है सुई गैस भी मौजूद है। दीगर फैसिलिटी यानी कि बिजली, पानी और गैस तीनों जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जो लोग भी वहाँ पर घर बनाएंगे तो उनको सारी चीज़ें जो है वो मैसर होंगी इंशाल्लाह। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ मंसूर भाई, आपकी इजाज़त से अभी हमने ये प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट का जिक्र किया। आसिफ साहब, कम आमदनी वाले लोगों के लिए इसमें कोई गुंजाइश है इस आपके प्रोजेक्ट में या आपके आने वाले प्रोजेक्ट? बिल्कुल। अभी जो हमारे करंट हमारे 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, 2 गवादर में। तो अभी जो हमारे पास जो करंट इस वक्त सिचुएशन चल रही है जहाँ पे हमने 80% काम जो है मुकम्मल कर लिया, वहाँ पे भी जो कम आमदनी वाले जो है वो हिस्सा अपना ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं कि 10,000 रुपये महीना भी अगर जो है वो पे करेंगे तो वहाँ पे वो प्लॉट हासिल कर सकते हैं। 10,000 रुपये तो हम जो है वो वैसे ही अपने फजूलियात में जो है वो खर्च कर देंगे, तो सिर्फ 10,000 रुपये महीना से जो है हम आपको जो है वो प्लॉट जो है वो दे सकते हैं। आसिफ भाई, अगर मैं इनकी बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ, थोड़ा सा मेरे सुनने और देखने वालों के लिए, कि आपके पास जो प्लॉट की कम से कम कीमत है, मतलब वो किस पैरामीटर में है, उसका कोई थोड़ा सा?
जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास जो है 1 करोड़ रुपए से लेकर और 7,45,000 रुपए तक का जो है प्लॉट अवेलेबल माशाल्लाह, है। 7,45,000 यानी कि सिर्फ। हाँ, अगर आप जो है वो हमने इस वक्त जो है वो रमज़ान के महीने में एक स्कीम दी हुई है कि अगर आप जो है वो ऑन कैश लेंगे तो हम 50% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी वो 7 लाख, सॉरी अब मैं ये 7,45 तो मेरे काम तो कैश में अजीम, है। आपके और मेरे दोनों के काम की बात आ गई है तो जुड़ेंगे। 1490 वाला प्लॉट जो इंस्टॉलमेंट पे हम दे रहे हैं वो अगर आप ऑन कैश लेंगे तो हम आपको 7,45 माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी 15 लाख रुपए का जो प्लॉट है 120 गज का प्लॉट है और जो है बहुत अच्छी लोकेशन है। वहाँ पे फार्म हाउसेज भी आपको मिलेंगे, बिजली पानी गैस भी मिलेगा, रोड भी जो है वो हर गली जो है 40 फुट की है, इससे छोटी कोई गली नहीं है। मेन रोड हमारा 150 फुट रोड का है। इनके बहुत प्लानिंग के साथ हमने जो है वो उसको किया है और सिर्फ 7,45,000 रुपये का 120 गज का कैश में आप हमसे प्लॉट ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो कार्रवाई डाल दी जाए और बेनेसान वालों के पास जाके तो प्लॉट जो है वो बुक कराएं, इससे पहले कि ये कीमत जो है वो रमज़ान निकले और कीमत बढ़ जाए। जहाँ रमज़ान में ये हमने खुसूसी तौर पे जो है ऑफ़र रखी है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने एक बात बताई है आजकल के लिहाज से, क्योंकि 7-8 लाख रुपए में प्लॉट तो नहीं मिलते आज, और शहर में जाओ तो करोड़ों से कम बात नहीं होती। बिन एहसान का और ज़मीन मार्केटिंग का जो हवाला है वो भी माशाल्लाह मुस्तहकम हवाला है। तमाम तर NOCs और तमाम तर सरकारी इजाज़तनामों के साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। औरत के लिए घर, मतलब इससे बढ़कर मेरा नहीं, देखें क्या कहते हैं वो अपना घर जो है, उस घर के हवालों में फैमिली आ गई, बच्चे आ गए, शौहर आ गया, और वो जो इमारत है वो 4 दीवारी, वो भी उसकी बड़ी एक लगन होती है। बिल्कुल। तो वो अब ये जो आप को एक ये इंटरेस्ट दिला दिया इन्होंने जी, मुझे कि ये माशाल्लाह इतने कम प्राइस पे होगा, तो मेरा ख्याल है कोई भी खवातीन जो होंगी जो मतलब इतनी हैसियत हो के मतलब ले सकें तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी ऑफर है। उसमें ख़ास तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि माशाल्लाह मस्जिद की तामीर वहाँ शुरू हो गई है। माशाल्लाह, मस्जिद के जो माशाल्लाह, लीज के पेपर आ गए 7,000 गज पे। एक हमारे जो है वो क्लाइंट हैं जो इंग्लैंड में होते हैं, तो एक हादसे में उनके बेटे का इंतकाल हो गया, तो उसके नाम से उन्होंने मस्जिद दानिश की जगह हमसे ली और वो मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। फार्म हाउस वहाँ पे जो है माशाल्लाह तामीर होना शुरू हो गया है और जो है वो बाउंड्री वॉल जो है वो तैयार हो गई है। पूरा जो है वो गेटेड सोसाइटी है तो गेट तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे जो है वो 24 घंटे जो है वो गार्ड मौजूद रहता है। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और मैं समझता हूँ कि जो मुतवसत तबका है, जो लो आमदनी वाले हैं, तो वो भी अपना घर बना सकते हैं और एक मुनासिब कीमत पे प्लॉट लेकर और जो है वो तामीर कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपने M9 का जो हवाला बताया है, क्योंकि हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसी वक्त में कराची का जो वस्त था, कराची की जो हम समझते थे कि मेन वो था सदर, फिर वो और आगे बढ़ा, फिर वो आ गया हसन स्क्वायर, फिर वो और आगे बढ़ा, फिर वो आ गया नागन चौरंगी और नीपा की साइड, मतलब अब और आगे बढ़ गया है। कराची तो बहुत फैल गया है। अभी आप सोराब गोड से अगर हम जो देखेंगे तो कितनी जो है वो मसाफत तय करनी पड़ेगी, कितने मिनट की ड्राइव है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए अब जो हमारा रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे मलिर एक्सप्रेस वे तो ओपन हो गया, तो वो डिफेंस 8 से और डिफेंस 9 को मिला रहे हैं। वो मुश्किल से जो है 15 से 20 मिनट में है। बिल्कुल ऐसे। डिफेंस जो लाइन है हमारा वो 36 किलोमीटर पर है सर, और उससे सिर्फ 13 किलोमीटर हम आगे हैं। मैं जानना चाहूंगा आसिफ भाई कि जरा मुझे वक्त में जी मैं आपको टाइमलाइन में ले मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप ये बताएं कि आप कहाँ से जो है वो मैं तो आपको बता रहा हूँ आप सारी सिमतें बता दें। डिफेंस 8 से आप अगर निकलेंगे, डिफेंस 8 और उसके बाद जब मलिर एक्सप्रेस वे, फिर वो लांडी आएगा, फिर वो शाह फैसल आएगा, तो यहाँ से होते हुए फिर वो जो निकल रहा है, तो मुश्किल से आप जो है वो लिंक रोड से मुश्किल से आप जो है हार्डली 30 मिनट में आप यहाँ से लांडी जाते हैं तो मैं खाते 40-45 मिनट हो जाते हैं। तो वो आप 30 मिनट में जो है वो कहीं से भी आप जाएंगे। लेकिन ये लियारी एक्सप्रेस वे है, वो सोराबगढ़ पर तरफ, वहाँ से आप ऑन दी वे जाएंगे तो वहाँ से 15-20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। तो ये सराउंडिंग में जहाँ से भी आप कराची से जाना चाहें तो हार्डली जो है वो बहुत ज़्यादा अगर मैं टाइम लूँगा तो 35 मिनट। अगर हम और अपने सुनने वाले देखने वालों के लिए हम इस बात को आसान कर लें, हमारे मालिकान की तरफ से इजाज़त है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हम मेमार और बहरिया
کے اطراف کی بات کریں، اس سے کتنے فاصلے پر آپ؟ اب آپ نے چونکہ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ نے بحریہ کا نام لیا، یہ تو بحریہ 1 اور بحریہ 2 ہے، اس کے بعد جی ہاں، بحریہ 2 کے ساتھ ہیں بالکل، یعنی بحریہ 2 سے پہلے ہیں؟ نہیں بحریہ 2 دیکھیں پہلے ہم اس لیے ہو سکتے ہیں کہ جو انٹر ایکسچینج کا جو ہے وہ سری انٹرچینج سے ہم جائیں گے، وہ ہمارے بعد جو سائما مڈ ٹاؤن ہے وہاں سے انٹرچینج ہے، آپ یہاں سے پہلے جائیں گے تو پہلے جو ہے وہ کمانڈر سٹی بنے گا جہاں پہ 3000 لوگ جو ہے وہ فیملیاں رہ رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بحریہ 2 ہے، بحریہ 2 کے بعد جو ہم ہیں، پھر ہمارے پاس سائما ہے، لیکن جب ہم انٹرچینج سے جائیں گے تو وہ سائما کے سامنے تو سائما پہلے آئے گا، پھر ہم آئیں گے، پھر ہمارے بعد بحریہ آئے گا، تو اس طرح سے جو ہے ہماری لوکیشن جو ہے پرائم لوکیشن ہو گئی کامران چاولہ صاحب، آپ ابھی تک سوچ میں سائما مڈ ٹاؤن جو کہ ایک بڑی کمپنی اور بحریہ اس کے ہم بیچ میں ہیں بالکل، یعنی کہ ہماری لوکیشن جو ہے وہ سائما اور اس کے بیچ میں ہے، اور ہماری ساری این او سیز کلیئر ہیں، اور الحمدللہ اب جو ہے لیز ہمارے جو ہم نے پلاٹ سیل کیے تو وہ لوگوں کے نام سے جو لیز جو ہے وہ اگر کوئی آن لائن آپ سے جڑنا چاہے، آپ کی سائٹ کا وزٹ کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، تو اس کے لیے جی بن احسان کی سائٹ بھی اویلیبل ہے، اور جو ہے وہ اگر آپ چاہیں تو میرا نمبر بھی کر سکتے ہیں، تو ہر چیز یہ آپ کا کیمرہ ہے، جو بھی جو ہے وہ میرے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کریں گے تو میں ساری ڈیٹیلز ساری جو ہے وہ ہماری ویڈیوز جو ہیں ڈیولپمنٹ کی اور پورا پیمنٹ شیڈول وہ جو ہے وہ ان کو واٹس اپ کر دوں گا، جو بھی انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کرے گا، اور آپ لوگ جی میرا نمبر بھی چل رہا ہے، مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں لوگ، ضرور کریں، آپ سے رابطہ کریں گے، آپ تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ بھی بڑی اچھی آفر دے کے گئے ہیں ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ ان سے پہلے بھی جو ہمارے کنسٹرکشن کے بزنس کے دوست آئے ہیں وہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو دیکھنے والوں کے لیے خاص اناؤنسمنٹ کر کے گئے ہیں، اس کی مجھے مسلسل کالز اور واٹس ایپ اور میسیجز آ رہے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تیزی سے کام ہونا ہے، وہ 10 پلاٹس کی قراندازی بھی ہم چاند رات کو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا جو بات ہماری رک گئی تھی کہ وہ جو گھر کا حوالہ ہے، کتنا اب عورت اپنے دل میں رکھتی ہے؟ عورت کا تو سب سے مین مقصد ہی گھر ہے، ٹھیک ہے، وہ 4 دیواری بھی ہے، وہ فیملی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اور جہاں تک بات ہے گھر سیٹل کرنے میں، دیکھیں گھر تو بنتا عورت سے ہی ہے، ٹھیک ہے، مرد تو کما کے لاتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر تو عورت بناتی ہے، کرتی ہے، تو وہ 4 دیواری بھی اس کا حق ہے، اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ایک اگر وہ بناتی ہے 4 دیواری، کوئی اپنی مرد بنائے یا کوئی بھی وہ اس کے اپنے نام سے ہو، تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ اس کا حق بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور وہ کرتی بھی ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، ظاہر ہے آپ کے گھر کو وقت دیتی ہے، آپ کے بچوں کو پالتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ میں کہتی ہوں اس کا رائٹ ہے۔ اور وہ جو بات ہم نے آصف اعجاز، میں چونکہ ان کے ملٹی ڈائمینشنل حوالے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کے آخری مرحلے پر ان سے یہ والی گفتگو کی جائے جو ان کا ایک پروفیشن کا بھی حوالہ ہے، باقی تو خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ماشاءاللہ نکلے ہوئے ہیں، تو یہ جو پسنداز رقم ہوتی ہے نا، یہ بھی عورت کا ہی کارنامہ ہوتا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے منصور بھائی، ڈالنا، کمیٹیاں ڈالنا، اور جو آفر آپ دے رہے ہیں آصف بھائی، آپ نے تو مطلب کمال ہی کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 لاکھ کی چیز جو ہے وہ رمضان کے آخری دن تک آپ آئیں۔ میں آپ کو ایک اور آفر بھی بتاتا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں ہم 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کیش پر، بالکل، لیکن آپ کہیں کہ نہیں میرے پاس اتنا کیش نہیں ہے تو مجھے کیا فیور آپ دیں گے؟ ہمارے اس شو کو دیکھنے والوں کو فیور دے رہے ہیں کہ فار ایگزامپل 15 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، جیسے یہ 745 میں تھے، وہ 1490 کا پلاٹ ہے، تو اس میں ایک ہماری اسکیم ہے کہ جتنا بکنگ اماؤنٹ اتنا ہی ڈسکاؤنٹ، بھائی سبحان اللہ، مطلب یہ ہے کہ 1490 کا پلاٹ ہے، آپ کے پاس ابھی جو ہے وہ 4 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ 4 لاکھ روپے دیں گے تو 1490 میں سے 4 لاکھ مائنس رہیں گے، آپ کا پلاٹ لگ گیا 1090 میں، اللہ اکبر، 1090 میں پھر آپ جو ہے وہ انسٹالمنٹ کروا لیں اور اپنی مرضی کا پلان دے دیں، ہمارے پلان پہ اگر چلنا چاہیں ہمارے پلان پہ چلیں، 4 سال کا پلان ہے، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ کا یہ پلان صحیح نہیں ہے، میں یہ آفر کر رہا ہوں، جیسے فار ایگزامپل ہمارے 10,000 روپے مہینہ قسط ہے، اس میں بیچ میں پھر کوارٹرلی پیمنٹ ہے 25,000 روپے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں، جیسے میرے پاس بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم 10,000 روپے نہیں، اور نہ میں آپ کو یہ 6 مہینے بعد والی پیمنٹ دوں گا، میں آپ کو 20,000 روپے مہینہ جو ہے وہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا 15,000 روپے مہینہ دے رہا ہوں، وہ چاہتا ہے ایک فیگر باندھ لی جائے سال بھر کے لیے، تو یہ بھی ہمارے لیے جو وہ قابل قبول ہے، ہم ایسے میرے پاس بہت سارے کلائنٹ ہیں تو جن کو ہم ان کے فلیکسیبل پلانز ہیں، مطلب وہ آرام سے کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو جانی کہ یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ آپ کو 14-45 سال پلاٹ اگر 5 لاکھ روپے دیں گے تو 5 لاکھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، جتنا آپ بکنگ اماؤنٹ کریں گے وہ ہم آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے، اب یعنی کہ ڈسکاؤنٹ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔
भाई सुभान अल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे मेरी बहनें जिन्होंने कुछ रकम पसंदाज कर ली है, वो बिन एहसान के इस प्रोजेक्ट को जो है वो इनके प्लॉट को अवेल करें। ज़मीन मार्केटिंग के पेज पे जाएं, बिन एहसान के पेज पे जाएं, और अब बहुत वाज़े अल्फाज में इन्होंने कह दिया है कि वो जो 15 लाख 16 लाख रुपए का एक प्लॉट है वो आपको 7 लाख समथिंग में मिल जाएगा अगर आप फुल पेमेंट कैश कर रहे हैं। और अगर वो आप फुल पेमेंट कैश करने की पोजीशन में नहीं है तो जितने पैसे आप दे रहे हैं उतने उसी के बराबर पैसे जो हैं वो आपकी बेसिक अमाउंट से जो प्लॉट की है उससे वो हज़फ हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, रियायत मिल जाएगी। रमज़ान के इस ख़ास महीने की इस शानदार ऑफ़र से फ़ायदा उठा लें। और मैं और कामरान चावला साहब तो प्लान कर रहे हैं कि निकलेंगे सर। हाँ, बस रिकॉर्डिंग ख़त्म हो उसके बाद फिर इसको तफसीलात तय करते हैं। रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी तो ज़रूर निकलेंगे। मैं चाहूँगा कि अब अपनी बहन की तरफ चलें और कुछ कलाम जो है वो सुने। मेरे दिल की ज़मीन पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीन पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। नबी के दीन की खातिर किए कुर्बान 72 सर, नबी के दीन की खातिर किए कुर्बान 72 सर, भुलाएं किस तरह एहसान, भुलाएं किस तरह एहसान हम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीन पे है कदम ज़हरा के बच्चों का। बहन नाज़रीन कराम, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, सहरी आखिरी मरहले में है। आप भी सहरी मुकम्मल कीजिए, हम भी सहरी मुकम्मल करते हैं। आसिफ एजाज साहब आपका, मेरी बहन सारा आपका, उज़मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की ट्रांसमिशन में आने के लिए। और कामरान चावला साहब आप भी इजाज़त लेंगे नाजरीन से और देखेंगे कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं बेनिशान तक जाने के लिए, और मैं भी देखूंगा। नाजरीन मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप भी इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं। 50% की ऑफ़र जो है वो बेनिशान दे रहा है ज़मीन मार्केटिंग के थ्रू, तो इसको आप भी अवेल करें, हम भी करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल यानी अगली सारी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखो